हेलो फ्रेंड्स, दीपक भारद्वाज क्लासेस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज में हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। आप चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी अंतर्गत सीजीएल का एग्जाम आता है, सीएचएसएल का एग्जाम आता है, एमटीएस का एग्जाम आता है। इन सब के बारे इन सब इन सब की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी जो पटवार का एग्जाम आएगा उसकी तैयारी कर रहे हो, तो मतलब ऐसी कोई भी एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर पॉलिटी से संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। इस सीरीज़ के हमने 3 पार्ट पहले से बना के डाल दिए हैं। ये चौथा पार्ट है इसका। यदि आपने इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखना। वीडियो को यदि आपका कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे वाली जो कक्षाएँ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पिछली कक्षा के अंदर हमने 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, जिसका दूसरा नाम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, जिसकी विस्तृत चर्चा हमने पिछली कक्षा में की है, उसकी हमने कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब उसकी एक अगली विशेषता जो कि सांप्रदायिकता का विकास है, इसके संदर्भ में मैंने पिछली कक्षा में कहा था कि यह एक इम्पोर्टेंट कार्य किया था। ये इम्पोर्टेंट कार्य ये कैसे हुआ और किसके लिए हुआ? ये इम्पोर्टेंट कार्य जो है, वो जो ब्रिटिश सरकार है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट कार्य था। क्यों था? क्योंकि सांप्रदायिकता से वो भारत को तोड़कर और अपनी नीतियों को भारत के ऊपर थोप कर अधिकार करना चाहते थे, राज करना चाहते थे। ठीक है? तो इसलिए उनके लिए संप्रदाय का जो विकास है, वो उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला था। लेकिन इसकी बहुत सारी घटनाएँ होती गई और उनको मात मिलती गई। तो संप्रदाय के विकास का शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 1909 के अधिनियम के द्वारा। 1909 के अधिनियम में जो मुसलमान हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया था कि सांप्रदायिकता की जो निर्वाचन प्रणाली है, ये लागू कर दी थी मुसलमानों के लिए। 1909 में सिर्फ़ एक ही कैटेगरी थी मुसलमान, जिनके लिए इन्होंने सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली को जोड़ा गया था। लेकिन 1919 के अधिनियम ने इन्होंने क्या किया कि जो सांप्रदायिकता जो निर्वाचन प्रणाली थी, इसका विस्तार कर दिया। ये पहले सिर्फ़ एक कैटेगरी के लिए थी, उसके बाद इन्होंने इसको 4 और कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। वो 4 कैटेगरी और कौन-सी है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पहली कैटेगरी आती है आंग्ल भारतीय। अब आपका ये क्वेश्चन होगा, सर आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? तो आंग्ल भारतीय वो होते हैं, जिनके जो पिता हैं, वो तो क्या है यूरोपियन कंट्री के हैं, और जिनकी जो माता है वो क्या है भारतीय है। जो माता है वो क्या है भारतीय है, और जो पिता है वो यूरोपियन के। ऐसे जो होते हैं वो भारतीय, वो आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। तो इनके लिए उन्होंने अलग से निर्वाचन प्रणाली लगा दी सांप्रदायिकता की। दूसरी उन्होंने लगाई यूरोपियन के लिए। अब इन्होंने यूरोपियन के लिए क्यों लगाए? इनका एक मोटिव था, इनका उद्देश्य था कि वो क्या करते थे, यूरोप से व्यक्तियों को बुलाते थे और उनको कहते थे आप हमारे यहाँ पे आके काम करो, कार्य करो। अब यूरोपियन जो थे वो ये भारत में आना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं आना चाहते थे? क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो उनको भाती नहीं थी, मतलब उनको सूट नहीं करती थी। इसलिए वो जो यूरोपियन वो भारत नहीं आना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ उनको क्या करते थे, लाभ देते थे। किस प्रकार के लाभ देते थे? उनको कहते थे कि हम आपकी जो सैलरी है वो बहुत बढ़ा देंगे, हम आपको बहुत सारे लाभ देंगे। ठीक है? और इन्हीं लाभ के पद को, मतलब ये जो लाभ शब्द जो उन्होंने बोला था, इसी लाभ देने के लिए जो यूरोपियन थे, इनके लिए भी उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिकता की जो निर्वाचन प्रणाली थी, उनके अंदर यूरोपियन कैटेगरी को उन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तीसरा आता है भारतीय ईसाई। तीसरी कैटेगरी उन्होंने जोड़ी भारतीय ईसाई। अब ये भारतीय ईसाई क्या होते हैं? मतलब ऐसे कोई भी जाति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो जैन हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, चाहे वो जैन हो, यदि उन्होंने बाद में उन्होंने यदि इस्लाम धर्म को अपनाया है, तो ऐसी जो जाति होगी वो भारतीय इस्लाम होगी। तो उन्होंने एक प्रकार से इस्लाम का वो विस्तार करना चाहते थे, इस्लाम का विस्तार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये किया कि जो भारतीय, ऐसा कोई भारतीय जो इस्लाम को अपना लेगा, ऐसा कोई भी भारतीय जो इस्लाम को अपना लेगा, उसके लिए हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लेके आएँगे, और वो क्या कहलाएगा, भारतीय ईसाई कहलाएगा। उसको हम सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है इसका अभिन्न अंग बना लेंगे। दूसरा उन्होंने एक सिख जाति के लिए भी निर्वाचन प्रणाली रखी थी, सिख जाति के लिए। तो 4 जातियाँ तो ये हो गई, और जो 5वीं जो जाति थी वो थी मुसलमान, जो कि 1909 के अधिनियम में ही जोड़ी गई थी। और ये तो मतलब बरकरार रही थी। 1909 में जो उन्होंने जो मुस्लिम जोड़े थे सांप्रदायिक निर्वाचन में, वो तो बरकरार रहे थे, और 4 और नई जाति जोड़ दी, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ से आपके क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्न में से कौन-सी ऐसी जाति है जो कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है उसके अंदर नहीं जोड़ी गई थी? तो उसके अंदर
या फिर नहीं जोड़ी गई थी या फिर जोड़ी गई थी, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बनेगा। अब जोड़ी गई थी उनमें ये क्या करेंगे, दलित ऑप्शन दे देंगे, और नहीं जोड़ी गई थी इनमें भी दलित का ऑप्शन दे सकते हैं। तो दलित जो जाति ये नहीं जोड़ी गई थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जिसने थोड़ा सा भी गहन अध्ययन नहीं किया है वो क्या करेगा, वो दलित को टिक करके आ जाएगा। क्यों टिक करके आ जाएगा? क्यों? क्योंकि अंबेडकर जो साहब थे उन्होंने दलितों के लिए बहुत अच्छा काम किया था। तो वो सोचेंगे कि जब 1919 का अधिनियम आया था, उस समय अंबेडकर के जो प्रयास थे, इनके द्वारा दलितों को तो सांप्रदायिकता मिली ही होगी, लेकिन दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंदर नहीं जोड़ा गया था। तो 5 कैटेगरी थी, वो मैंने आपको बता दी कौन-कौन सी कैटेगरी जोड़ी गई थी। अब क्या हो रहा था कि 1919 से पहले जितने भी अधिनियम आते थे, वो सारे अधिनियम ब्रिटिश इंडिया के लिए आते थे। उनमें से कोई भी अधिनियम था, वो देशी भारत के लिए नहीं था। कोई भी अधिनियम देशी भारत के लिए नहीं था। लेकिन 1919 के अधिनियम में पहली बार उन्होंने क्या किया, एक नरेंद्र मंडल की स्थापना की। एक नरेंद्र मंडल की स्थापना की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम से ही लग रहा है कि जो देसी रियासतें होंगी, उनके जो राजा होंगे या जो राजगार या जो राजकुमार होंगे, राजा या जो राजकुमार होंगे, वो क्या होंगे, इस नरेंद्र मंडल के सदस्य होंगे। अब ये करेंगे क्या, नरेंद्र मंडल के जितने भी सदस्य हैं, वो अपने देशी भारत के लिए मतलब अपनी अपनी रियासतों में नीति तथा प्रशासन से संबंधित जो भी फैसले लेंगे, वो फैसले वो क्या करेंगे, इसी जो नरेंद्र मंडल है इसके अंदर बैठकर वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक तो उन्होंने ये किया। दूसरा उन्होंने क्या किया 1919 के अंदर, दूसरा उन्होंने एक द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है वो 1919 के द्वारा ही भारत में इम्प्लीमेंट की गई थी। तो आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि सर्वप्रथम जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो भारत में किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो वो 1919 के भारत शासन अधिनियम या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद एक विशेषता और रहती है, वो क्या थी, उन्होंने क्या किया कि 1919 का जो अधिनियम होगा, इसकी समीक्षा करने के लिए 10 वर्षों के बाद एक आयोग बनाएंगे, ऐसा इन्होंने इस 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया। चलो ठीक है। 1927 में इन्होंने क्या किया, 1927 में इन्होंने एक आयोग का गठन किया, जो क्या करेगा 1919 का जो अधिनियम था इसकी समीक्षा करेगा। लेकिन 1919 के जो 1919 का अधिनियम था, इसकी समीक्षा तो या तो 1919 में हम यदि 10 साल जोड़ें तो 1929 में करनी चाहिए थी। अब ये लागू कब हुआ था 1919 अधिनियम? 1919 जो अधिनियम है 1921 में लागू हुआ था। लेकिन यदि 1921 से देखें तो 1931 में इसकी समीक्षा करने के लिए आयोग का गठन होना चाहिए था। लेकिन आयोग का गठन कब हो गया? 1927 में ही आयोग का गठन कर दिया गया था। तो 1927 के अंदर एक आयोग आता है जिसका नाम होता है साइमन आयोग। तो साइमन आयोग का जो गठन है वो 1927 में कर देते हैं। अब क्यों कर देते हैं, इसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक कारण थे। उनके ऊपर बहुत सारे दबाव हो गए थे। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं हो रही थी जिनके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि 1919 के अधिनियम में जो उन्होंने 10 साल के बाद जो आयोग लेके आने वाले थे, वो 1927 के अंदर ही वो जो है आयोग वो ले आते हैं, जो कि 1919 का जो अधिनियम है इसकी समीक्षा करेगा। अब 1919 के अधिनियम की जो ये समीक्षा करने वाला साइमन आयोग है, इसके अंदर 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों का जो अध्यक्ष था वो था जॉन साइमन, और जॉन साइमन के नाम से ही इस आयोग का नाम साइमन आयोग हो गया। इस साइमन आयोग का एक दूसरा नाम और था, वो था श्वेत आयोग। श्वेत आयोग क्यों था कि एक अधिनियम है 1919, इस अधिनियम की समीक्षा करनी है उनको, इस अधिनियम की समीक्षा करनी है उनको, और इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए वो एक आयोग का गठन करते हैं 7 सदस्य, जिसके जितने भी सदस्य होते हैं वो ब्रिटिश के होते हैं, मतलब सफ़ेद, जिनको हम श्वेत बोलते हैं वैसे आम भाषा में, तो श्वेत होते हैं। इसलिए ये जो साइमन आयोग था ये श्वेत आयोग के नाम से प्रचलित हुआ, श्वेत आयोग के नाम से ये आयोग प्रचलित हो गया था। ठीक है। अब देखो, एक भारत का अधिनियम है 1919, तो मतलब भारत के लिए ही, भारत की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, या फिर सुदृढ़ तो क्या करने वाले थे, वो अपने ही स्वार्थ के लिए मतलब जो ये नियम है वो लेके आए थे। लेकिन ये भारत का शासन अधिनियम था। अब ये शासन अधिनियम भारत के अंदर इम्प्लीमेंट सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, इस चीज़ की समीक्षा करने के लिए
एक आयोग का निर्माण किया और उस आयोग के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे सदस्य हैं, वो सारे के सारे सदस्य ब्रिटिश हैं और वो ब्रिटेन से आते हैं भारत के अंदर। और अब वो यहाँ भारत के अंदर आकर वो क्या पता करेंगे कि ये जो 1919 का अधिनियम था ये ढंग से फलीभूत हुआ है कि नहीं हुआ, ढंग से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। भाई ब्रिटेन से आकर वो भारत के अंदर अधिनियम जो उस साल से चल रहा था 1919 सॉरी 1921 से चल रहा था जो अधिनियम, उस अधिनियम की वो अभी 1927 में आकर क्या समीक्षा करेगी? उनको क्या पता है कि ढंग से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये एक उनकी कमज़ोर कड़ी थी। और दूसरी बात, इसके अंदर 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों में से एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जो कि भारतीय था। यदि एक या 2 सदस्य ऐसे होते जो भारतीय होते, जो कि भारत के अंदर जो अधिनियम आया था 1919 इसकी समीक्षा कर सकते थे, तब तो हम मानते हैं कि चलो एक ढंग का आयोग उन्होंने गठन किया। लेकिन उन्होंने जो आयोग गठन किया था उनके सातों के सातों सदस्य थे वो ब्रिटिश के थे, एक भी भारतीय नहीं था। और वो ब्रिटेन से आकर सीधे क्या खाक इसकी समीक्षा करेंगे? तो इसका क्या हुआ कि जो आयोग था इसका बहुत ही प्रबल तरीके से इसका विरोध किया गया। साइमन वापिस जाओ इसके नारे लगाए गए, साइमन जाओ सामिन जाओ इसके नारे लगाए गए। और इन सारी बातों की वजह से क्या हुआ कि जो साइमन आयोग था इसको वापस बुला लिया गया ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन जो सरकार, ब्रिटिश सरकार, उन्होंने कहा साइमन आयोग आप वापस आ जाओ, आपकी बस की बात नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा भाई, आप आ जाओ। और उसके बाद मोन्टेग्यू, मोन्टेग्यू कौन आपको पता ही है। मोन्टेग्यू था हमारा उस समय का भारत सचिव। तो भारत सचिव था मोन्टेग्यू। मोन्टेग्यू ने क्या किया, जो ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटेन की संसद में जाकर इन भाई साहब ने कहा कि जो भारत है उसके अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं है, या भी कोई भी ऐसा अधिनियम का या फिर कानून का ज्ञाता नहीं है जो कि एक ऐसा संविधान बना सके। भारत की जो कानून व्यवस्था है इसको ढंग से चलाने के लिए भारत के अंदर कानून बना सके या संविधान बना सके, ऐसा कोई है ही नहीं। तो इस बात से दुखी होकर जो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू कौन थे? ये जो जवाहरलाल नेहरू है उनके पिताजी थे। तो मोतीलाल नेहरू ने एक कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया और उस कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे। और 1928 के अंदर उन्होंने एक रिपोर्ट देते हैं जिस रिपोर्ट का नाम होता है नेहरू रिपोर्ट। एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम होता है नेहरू रिपोर्ट। अब हम क्या करते हैं, इस नेहरू रिपोर्ट की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट की विशेषताएं, पहली विशेषता तो इसकी यह है कि जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में भारत के अंदर, भारत के जो संविधान है उसके अंदर जो मौलिक अधिकार है वो नेहरू रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आप ये कह लो कि जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो कुछ मौलिक अधिकार थे वहाँ से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। दूसरा पॉइंट ये कि मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियल स्टेटस की मांग की थी। डोमिनियन डोमिनियस डोमिनियस स्टेटस की मांग की थी, मतलब भारत को एक डोमिनियल स्टेटस, स्टेट है उसका आप स्टेटस दे दो, ये कहा था मोतीलाल नेहरू जी ने। अब डोमिनियल जो स्टेटस होता है ये होता है क्या है? डोमिनियल स्टेटस का मतलब ये होता है कि कोई भी देश होता है उसके 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पहला तो होता है उसका संविधान जिसके आधार पर वो जो देश है वो चलेगा। दूसरा होता है उसकी विदेश नीतियाँ, मतलब एक जो देश है वो दूसरे देशों के साथ उसके संबंध कैसे होंगे वो चीज़ें। तीसरी होती है सेना। तो मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि आप ये 3 अपने पास रखो और बाकी भारत की जितनी भी कार्यभूत काम है, जितने भी नीतियाँ बनानी है वो सारी हम सब के ऊपर छोड़ दो। तो ये 3 उन्होंने ये ये दूसरी बात उन्होंने ये कही थी। और तीसरी बात हम ये मान सकते हैं कि जो भारत का संविधान बना है, उस भारत के संविधान बनने की जो मूलभूत दिशा मान लो या फिर आप पहला कदम मान लो कि भारत के संविधान बनने का जो पहला कदम है वो यही नेहरू रिपोर्ट मान सकते हैं आप। ठीक है। अब 1928 के अंदर इस नेहरू रिपोर्ट में जो ये बातें आई, इन सारी बातों से नाराज हो गई। कौन हो गए? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हम भी क्या करेंगे, खुद का संविधान बनाएंगे। और उन्होंने क्या किया, 14 सूत्र दिए जो कि 14 जिन्ना सूत्री के नाम से फेमस हो गए, मतलब 14 जिन्ना सूत्र कहते हैं उनको। अब जो अम्बेडकर है उन्होंने क्या किया, 1940 के अंदर एक किताब लिखी थी जिसके अंदर भारत के विभाजन के बारे में उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये जो 40 सूत्र थे जो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 के अंदर दिए थे, इन्हीं को भारत के विभाजन का मूलभूत कारण, भारत के विभाजन का जो कारण है, मूलभूत कारण वो इन्हीं को बताए थे कि भारत का यदि विभाजन होगा, क्योंकि 1940 में तो हुआ नहीं था ना विभाजन। तो उन्होंने कहा कि यदि भारत का विभाजन हुआ तो उसका कारण, एकमात्र जो कारण है वो एकमात्र कारण ये जो जिन्ना के 14 सूत्र हैं वो होंगे। ये बात किसने कही थी? अम्बेडकर साहब ने कही थी। अच्छा अब ये जो डोमिनियल स्टेटस की बात कही गई थी
किनके द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि डोमिनियल स्टेटस दे दो हमें। तो फिर क्या हुआ कि 1929 के अंदर ही, दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अंदर एक अधिवेशन होता है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और उन्होंने क्या किया कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी। तो आपका क्वेश्चन बने कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो वो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। और उन्होंने एक बात और कही थी कि जो जनवरी है जनवरी के अंतिम रविवार को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और जो जनवरी का अंतिम जो रविवार आया, उस रविवार को जो डेट पड़ी, वो डेट पड़ी 26। इसलिए 26 जनवरी इसलिए 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और उन्होंने कहा कि आज से हमेशा हम क्या करेंगे, इसी दिन यानी 26 जनवरी को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। 3 क्या होते हैं? गोलमेज सम्मेलन होते हैं। कौन? तो उन गोलमेज सम्मेलन की हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो 1930 के अंदर होता है, जो पहला होता है वो 1930 के अंदर होता है। दूसरा होता है वो 1931 के अंदर होता है। और तीसरा होता है वो 1932 के अंदर। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से गोलमेज सम्मेलन हुए, क्या क्या हुआ था। वो सब बातें हम अगली कक्षा में करेंगे। और हो सकता है तो 1935 का जो अधिनियम है, जो जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये अधिनियम भी हम अपनी जो आगे की क्लास होगी उसके अंदर आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक आराम से पढ़ते रहो। थैंक यू।